नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 17 अगस्त 2025। हम लोग जो है 17 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। और हम लोगों का जो मुख्य पृष्ठ पर देखने को मिल रहा है, एक प्रश्न देखने को मिल रहा है कि पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान कौन बने हैं, किस देश के हैं, क्या नाम है इस कप्तान का, है ना, और कितने वर्ष इनका उम्र है। तो हम लोग सभी इस पे डिस्कस करेंगे, पूरे विस्तार से बात करेंगे कि ये किस देश के कप्तान बने हैं, जो कि सबसे युवा कप्तान बने हैं ना। कह सकते हैं कि आपको पुरुष क्रिकेट टीम के अभी तक के सबसे युवा कप्तान कह सकते हैं। तो कौन बने हैं, किस देश के हैं, इस पे पूरे तरह से विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। और यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है, राज्यपाल से संदर्भित प्रश्न देखने को मिल रहा है कि हाल ही में किसे नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है ना। अतिरिक्त प्रभार दिया गया है या सौंपा गया है, तो ये दिया गया है किसको, अजय कुमार भल्ला को दिया गया। किनको दिया गया है, अजय कुमार भल्ला को जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। क्यों अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो यहाँ पर जो है पहले जो नागालैंड के कह सकते हैं कि नागालैंड के आपको जो राज्यपाल हुआ करते थे, तो नागालैंड के आपको राज्यपाल कौन हुआ करते थे, यहाँ पर थोड़ा सुधार करिएगा, नागालैंड होगा। नागालैंड के जो राज्यपाल हुआ करते थे ला गणेशन, कौन हुआ करते थे, ला गणेशन। इनका जो है हाल ही में क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। 80 वर्ष की आयु में जो है ला गणेशन का चेन्नई के एक अस्पताल में क्या हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। और इसी वजह से जब राज्यपाल का निधन हो गया है, किस राज्य के, तो आपको नागालैंड के जो राज्यपाल हुआ करते थे ला गणेशन, आपकी किताब में होगा, लिखा हुआ होगा। यदि आप स्पीडी पढ़ रहे होंगे, किसी भी मान के चलिए किताब पढ़ रहे होंगे आप करंट अफेयर्स का, तो आपको वहां पर लिखा हुआ होगा ला गणेशन। नागालैंड के जो राज्यपाल होंगे वहां पर लिखा होगा ला गणेशन। तो उसको सुधार करिएगा, है ना, क्या करिएगा, उस किताब में थोड़ा सुधार करिएगा। और वहां पर जो जहां ला गणेशन होगा उनको काट करके क्या कर देना है, आपको अजय कुमार भल्ला लिख देना है। और अजय कुमार भल्ला वैसे पहले से ही किस राज्य के ये राज्यपाल है, ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। बात समझ रहे हैं, ये अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल पहले से ही हैं। और इनको अतिरिक्त मान के चलिए एक तरह से सौंपा गया है। आपको पता होना चाहिए कि मान के चलिए कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसी वजह से जो है अभी तत्काल में जो है अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है अजय कुमार भल्ला को। समझ गए प्रश्न को। और जैसे ही नाम आता है नागालैंड का, तो नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के कौन है, नेफ्यू रियो है। और राज्यपाल किसे बना दिया गया है, राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को बना दिया गया है अतिरिक्त प्रभार के तौर पर। और लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो 1 सीटें आपको देखने को मिलेगी, और राज्यसभा की कितनी सीटें, 1 सीटें देखने को मिलेगी। ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं यही है अजय कुमार भल्ला, है ना। ये मणिपुर के पहले से ही राज्यपाल थे और इन्हीं को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। और ये भारत के पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं, है ना, भारत के पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं अजय कुमार भल्ला। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाया जाएगा। तो आप लोग क्रिकेट देखते ही होंगे, है ना। तो यहां से देखिए क्रिकेट से संदर्भित प्रश्न है, तो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपको बेंगलुरु में बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, तो ये बेंगलुरु में एक नया स्टेडियम बनाने की बात की गई है ना। जब आईपीएल यहाँ पर मान के चलिए बेंगलुरु जीतता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कुछ ज्यादा ही यहाँ पर हो हल्ला हंगामा हुआ था, जिससे कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी। उसी वक्त घोषणा किया गया था। लेकिन अब जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सिद्धारमैया हैं, इनके द्वारा कह सकते हैं कि बोम्मा संद्रा के सूर्या सिटी में आपको कह सकते हैं कि 1650 करोड़ की लागत से बनने वाले एक विशाल खेल परिसर को क्या कर दिया गया है, हरी झंडी दिखा दी गई है। इसका मतलब है कि मंजूरी दे दी गई है। और इसमें जो है दर्शकों की संख्या कितनी होने वाली है, 80,000, है ना। तो भारत का कह सकते हैं कि भारत का आपको दूसरा सबसे बड़ा आपको क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा। कहां पर, तो ये बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न को आपको दूसरी बार करवा रहे हैं। एक प्रश्न मान के चलिए एक बार पहले भी करवा चुके हैं, एक बार फिर से करवा रहे हैं। जब मंजूरी दिया गया है, एक बार जब घोषणा किया गया था उस वक्त करवाए थे, और एक बार अब जो है मान के चलिए मंजूरी दे दिया गया किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री के द्वारा कह सकते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दर्शकों की संख्या कितना रहेगा, 80,000। और यदि बात करें मान के चलिए कि ये दूसरा जब है, क्या लिखा हुआ है कि आपको दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसका मतलब है कि भारत का कोई ना कोई पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा जो कि कह सकते हैं कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुजरात के अहमदाबाद में, और उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री के नाम से ही रखा गया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, है ना।
तो आपको अहमदाबाद में आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो देखने को मिल रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ना। और यहाँ पर यदि बात कर लेते हैं आपको दर्शकों की संख्या, तो यहाँ पर जो है कितना, ये जो आपको देखने को मिल रहा है अहमदाबाद में जो देखने को मिल रहा है आपको, यही है भारत का अभी तक का क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और यहाँ पर 1,32,000 जनसंख्या कह सकते हैं एक साथ क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं ना। तो ये आपको कहां पर है, तो ये आपको अहमदाबाद में है। लेकिन इसी तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, बेंगलुरु में क्या देखने को मिलेगा, दूसरा क्रिकेट स्टेडियम जहां पर दर्शकों की संख्या 80,000 रहेगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो ये कौन बने हैं, रोहित कृष्णा बने हैं, या आपको लिखा होगा रोहित कृष्ण एस लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी लिखा हुआ रहे तो आपको ध्यान रखना है कि रोहित कृष्णा एस लिखा हुआ रहे या आपको रोहित कृष्ण लिखा हुआ रहे, तो कुछ भी नाम इसका इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो रोहित कृष्णा एस लिखा हुआ रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या बना है, भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए, ग्रैंड मास्टर बन गया है। तो रोहित कृष्णा भारत के आपको 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और उन्होंने काजाकिस्तान में अल्माटी में कह सकते हैं कि मास्टर्स कोनाएव कप में जो है अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर्स नॉर्म ये हासिल करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को ये प्रश्न यहाँ पर जो है क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत के जो है 89 है ना, जो आपको 89 जो बने हैं ग्रैंड मास्टर, ये कौन बने हैं, तो रोहित कृष्ण बने हैं। कौन बने हैं, रोहित कृष्ण एस बने हैं। और आपको पिछले दिनों कुछ दिन पहले जो है आपको पिछले महीने कह सकते हैं कि पिछले महीने आपको करवा चुके हैं, क्या करवा चुके हैं कि 88वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, 88वें ग्रैंड मास्टर आपको बनी थी कौन, भारत की कह सकते हैं कि दिव्या देशमुख बनी थी। दिव्या देशमुख के बारे में आपको विस्तार से बात किए थे, और दिव्या देशमुख ही यहाँ पर जो है हाल फिलहाल में क्या बनती है, ये जो आपको दिखाई पड़ती है फीडे महिला विश्व कप की ये विजेता है। क्या है, फीडे महिला विश्व कप की विजेता कौन है, तो आपको ये दिव्या देशमुख है ना, याद है प्रश्न, आपको उम्मीद है कि याद होना चाहिए कि दिव्या देशमुख के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत किए थे। तो दिव्या देशमुख जो है क्या है, फीडे महिला विश्व कप जब जीतती है उसी वक्त बनती है ये क्या, 88वें ग्रैंड मास्टर बनती है। और भारत की कह सकते हैं कि ये चौथी आपको महिला ग्रैंड मास्टर है ना, चौथी ग्रैंड मास्टर। किनके बारे में ये बात कर रहे हैं, ये दिव्या देशमुख के बारे में बात कर रहे हैं कि चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है ना। और वहां पर जो है आपको पूरे विस्तार से आपको पिछले मंथ जो है दिव्या देशमुख के बारे में बात किए थे। आइए यहाँ पर अभी उतना बात नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना है कि अभी आपको क्या कि हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये रोहित कृष्ण एस बने हैं। कौन बने हैं, रोहित कृष्ण एस बने हैं। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही है रोहित कृष्ण एस, जो कि हाल फिलहाल में 89वें ग्रैंड मास्टर बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको कि 88वें कौन बने हैं, 89 में कौन बने हैं। वैसे आपको एक सीरीज याद रहनी चाहिए, लगभग जो नए बने हैं कम से कम आपको 80 से कम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कम से उतना यदि आपको याद नहीं भी रहता है, कम से कम आप जो लेटेस्ट बने हैं, जैसे कि मान लीजिए रोहित कृष्ण बने हैं, दिव्या बनी है, ठीक है, तो इस सब के बारे में कम से कम आपको याद रहना चाहिए कि लेटेस्ट कौन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है हम लोगों के सामने में। और अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है क्या कि सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत बहुराज्यीय है ना, बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है, ये दिल्ली एनसीआर में किया गया है। कहां पर किया गया है, ये बहुराज्यीय है, तो बहुराज्यीय आपको देखने को मिल रहा है मॉक ड्रिल अभ्यास, ये कहां पर किया जा रहा है, तो ये आपको दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है ना। सुरक्षा चक्र नामक आपको पहले एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास जो है आयोजन इसका कहां पर किया गया है, दिल्ली एनसीआर में किया गया है। और दिल्ली जब मान के चलिए एनसीआर बोलते हैं तो इसके अंतर्गत दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत क्या जाता है, दिल्ली के साथ साथ आपको हरियाणा भी देखने को मिलता है और उत्तर प्रदेश का भी मान के चलिए कुछ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है ना। तो दिल्ली के मान के चलिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, 11 जिले, हरियाणा के कितना 5 जिले और उत्तर प्रदेश के 2 जिला है ना। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख, आप नोएडा का नाम जो सुने होंगे, ऐसा उम्मीद सभी कोई जानते होंगे नोएडा के बारे में। तो नोएडा उत्तर प्रदेश का है लेकिन दिल्ली से क्या है, सटा हुआ, उसको जो है एनसीआर के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग दिल्ली नाम सुने होंगे, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर। तो एनसीआर का मतलब क्या है समझ चुके होंगे कि एनसीआर के अंतर्गत इसमें जो है दिल्ली के साथ साथ आपको हरियाणा, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश और कुछ कुछ एनसीआर के अंतर्गत वैसे आपको राजस्थान का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर जो है मॉक किया गया था दिल्ली के 11 जिले, हरियाणा के आपको 5 जिले और उत्तर प्रदेश के 2 जिले के अंतर्गत यहाँ पर किया गया है ना। चलिए जैसे ही नाम आता है दिल्ली का तो दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं कि नई दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में कौन है, रेखा गुप्ता है ना। प्रतिदिन लगभग बात कर रहे हैं रेखा गुप्ता के बारे में। आपको उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में, तो आपको 7 सीटें देखने को मिलेगा। राज्यसभा कितनी सीटें, 3 सीटें देखने को मिलेगा। यदि दिल्ली विधानसभा की बात करें कि दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि मॉक ड्रिल कहां पर किया गया है ना, ये कौन सा है,
आपको एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल है। तो जो मॉक ड्रिल किया गया है ये दिल्ली एनसीआर में किया गया है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है ये सब। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, और ये प्रश्न को आपको ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आपको एक तो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ आपको पर्यावरण से भी संबंधित है। आइए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कौन सा देश है ना जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो कौन सा देश है ये? तुवालू है। सबसे पहले तो मैप पर हम लोगों को तुवालू देखना पड़ेगा कि तुवालू है कहां पर। तुवालू आप लोग जान रहे हैं कहां पर है? तो तुवालू आपको देखना पड़ेगा कहां पर। अभी आपके पास जो ऑक्सफोर्ड ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड एटलस होगा, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाला ऑक्सफोर्ड आता है ओरिजिनल, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला ओरिजिनल नहीं होता है। ठीक ना, तो सबसे पहले तो आपको ऑक्सफोर्ड जानना चाहिए कि ओरिजिनल एटलस, और ओरिजिनल एटलस में आप जाइएगा तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के आप पूर्व की ओर देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा एक, क्या दिखाई पड़ेगा? एक छोटा सा देश दिखाई पड़ेगा, तुवालू। अच्छे से देखिएगा तो आपको वहां पर नजर आएगा, कौन सा नजर आएगा? तुवालू नजर आएगा, है ना। और तुवालू क्या कर रहा है? ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो तुवालू दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए इसी तरह का आपको एक देश देखने को मिलेगा। ये 9 छोटे छोटे द्वीपों से ये मिलकर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये तुवालू बना हुआ। और आने वाले दिनों में ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि समुद्र का लेयर को क्या हो रहा है? धीरे 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 बढ़ रहा है ना। जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है कि समुद्र का लेयर क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जैसे ही बढ़ते जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा? इसका एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, ऐसा उम्मीद है, कहा गया है कि 2050 तक में, है ना, 2050 तक में ये देश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जब ये देश समाप्त हो जाएगा तो इसकी जनसंख्या जो है यहाँ पर क्या क्या होगा? इसकी जनसंख्या को इसी वजह से जो है इसका एक मान चलिए कि आपको 2023 में क्या होता है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि क्या होता है 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका एक समझौता होता है। तुवालू और ऑस्ट्रेलिया 2023 में जो है आपको कह सकते हैं कि फाले पीली यूनियन संधि के, कौन सा संधि है? आपको फाले पीली यूनियन संधि एक किया जाता है। किसके किसके बीच में? तो आपको तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कब किया जाता है? 2023 में। और इसके तहत कहा जाता है कि 2025 से, है ना, कब से? तो 2025 से, तभी 2025 ही चल रहा है। तो 2025 से जो है ऑस्ट्रेलिया का जो मान चलिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा? हर साल 280 तुवालू नागरिकों को क्या किया जाएगा? अस्थायी रूप से एक तरह से वीजा दिया जाएगा। तो अस्थायी वीजा दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि मान के चलिए कि आपको क्या जाएगा? 280 प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं कि 280 इस तरह से धीरे 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 क्या किया जाएगा? आपको नागरिकों को शिफ्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये आपको संधि है किसके किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और तुवालू के बीच में है। ठीक है, क्यों किया जा रहा है? तो क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी जो राजधानी है, क्या है राजधानी? इसका सबसे बड़ी जो मान से कह सकते हैं कि जो द्वीप आपको देखने को मिलता है, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, वो रहती है आपको फूनाफूटी में रहती है। कहां रहती है? फूनाफूटी में रहती है। और फूनाफूटी जो है आने वाले दिनों में 2050 तक में क्या हो जाएगा? जलमग्न होने की संभावना है। ठीक है, इसी वजह से जो है ये जलवायु परिवर्तन के तहत कह सकते हैं कि सबसे मान लीजिए संकट जो का दौर जो देखने को मिल रहा है, कहां पर? ये तुवालू में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ की जो यदि मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा के यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही चलती है। और उसके बाद राजधानी आपको बता ही चुके क्या है? फूनाफूटी है। और यह दुनिया का पहला ऐसा समझौता है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित पूरे देश पलायन की योजना बना रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है कि पूरा देश पलायन हो जाएगा, है ना। ये एक ऐसा कह सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला एक ऐसा मान चलिए समझौता है जहां पर पूरी देश कह सकता है कि आपको पलायन किया जाएगा। पलायन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या है दूसरे देशों में इसको क्या किया जाएगा? शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि प्रश्न आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए एक बार फिर से प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि कौन सा देश, क्या है कि कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो कौन सा देश हो गया? ये तुवालू हो गया। ठीक है, तुवालू जो है अपनी पूरी आबादी को जलवायु परिवर्तन के कारण नियोजित पलायन योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर रहा है। और यह दुनिया का पहली ऐसी योजना है जो एक पूरे देश को जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होना पड़ रहा है? स्थानांतरित करना पड़ रहा है। परिवर्तन के कारण यहाँ पर स्थानांतरित करना पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण। और तुवालू जो है एक छोटा, कहां पर देखने को मिल रहा है? तुवालू जो है आपको एक छोटा प्रशांत द्वीपीय देश है जो जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर से क्या है? बुरी तरह से ये क्या है? प्रभावित है। सबसे कह सकते हैं कि प्रभावित आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा देश देखने को मिल रहा है? तुवालू देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ऐसे प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और मान के चलिए कि आपको ध्यान रखना है। अभी जो एग्जाम चल रहा है उस समय देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आईपीएल में मान के चलिए कि जो जीतती है उसको एक तरह से कितनी राशि मिल रही है ना। और उसके बाद इस सब तरह का प्रश्न देखने को मिलता है। और इस सब तरह प्रश्न आपको
बहुत बार करवा चुके हैं, है ना। और राशि सब जब करवाते हैं तो आपको लगता है कि फिजूल का राशि करवाते हैं ना, पॉइंट में राशि का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और कभी कभी आपको प्रश्न भी करवा देंगे, दिखा भी देंगे कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आज तो प्रश्न ले नहीं पाए हैं, तो किसी दिन आपको प्रश्न भी दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या प्रश्न देखने को मिल रहा है कि पहले खेलो इंडिया जल, किसके बारे में बात कर रहे हैं? खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभांकर का क्या नाम है, जिसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है हिमालयन किंगफिशर नाम है। क्या नाम है? हिमालयन किंगफिशर। और ये खेलो इंडिया का कौन सा है? ये जल खेल महोत्सव है। क्या है? पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया हिमालयन किंगफिशर रखा गया। पहली बार खेलो इंडिया जो वाटर वाला होता है, जल वाला जो होता है, ये आपको देखने को मिल रहा है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर का नामकरण श्रीनगर में कर दिया गया है। और यह फेस्टिवल जो है आपको कहां से कब तक से देखने को मिलेगा? 21 से लेकर आपको 23 अगस्त तक देखने को मिलेगा। और ये किस झील में? तो ये आपको डल झील में आयोजित किया जाएगा, इसका आयोजन होगा, जिसमें देश के कह सकते हैं कि लगभग 400 से अधिक एथलीट इसमें क्या होंगे? भाग लेंगे। और हिमालयन किंगफिशर अपने गहरे नारंगी और नीले रंग के साथ कह सकते हैं यह ऊर्जा, शांति और कश्मीर का क्या है? ये सुंदरता का ये प्रतीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, प्यारा सा जो दिखाई पड़ रहा है, हिमालयन किंगफिशर देख रहे हैं, है ना। इसी को कह सकते हैं कि खेलो इंडिया जो जल वाला हो रहा है, तो इसको आपको कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। तो ये आपको इसका क्या रखा गया है? आपको कह सकते हैं सीधी सी बात है, शुभंकर रखा गया। देख रहे हैं ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए एक नारंगी कलर है और कौन सा आपको कलर कह सकते हैं? ये आपको ब्लू कलर कह सकते हैं ना। तो दो कलरों का इसमें मिक्सअप किया गया है। तो कौन कौन सा कलर किया गया है? नारंगी और नीले रंग का कह सकते हैं कि ये आपको इसमें मिला। और ये क्या है? ऊर्जा, शांति और कश्मीर की सुंदरता का ये क्या है? प्रतीक है। यदि बात करें कि पीडीएफ आपको कहां से प्रोवाइड होगा, तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं सानवी जीएस सेंटर पटना। और यहाँ पर जो है आपको प्रतिदिन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा, इस चैनल पर जाना पड़ेगा, तो आप पीडीएफ आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलिए, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार से कितने रुपये कह सकते हैं? सरकार से कितने रुपये मिलेंगे? ये सरकार से कितने रुपये मिलने वाले हैं? तो 15,000 रुपये। आप लोग पेपर में देखे होंगे कि यदि प्राइवेट नौकरी किन्हीं को होगा, ठीक है, तो प्राइवेट नौकरी या जब किसी को प्राप्त होगा, तो सरकार के द्वारा भी जो है पहला मंथ का, केवल पहला मंथ का है ना, पहला मंथ का कह सकते हैं कि आपको रुपया दिया जाएगा। कितना? तो ये 15,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो यही प्रश्न है। और इसकी घोषणा क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। कितना रुपया दिया जाएगा? तो ये आपको 15,000 है ना। पीएम नरेंद्र मोदी जो है आत्मनिर्भर भारत और युवाओं पर फोकस करते हुए जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कह सकते हैं पीएम विकसित भारत योजना जो रोजगार योजना है 15 अगस्त से शुरू करने का एक ऐलान किया है। और इसी के तहत जो है 1 लाख कह सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले को सरकार की क्या होगा? सरकार की तरफ से 15,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको ये सरकार से मिलने वाला है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में अग्निवीर, देखे होंगे कि अग्निवीर की जो मान चलिए की नौकरी होता है, उनको केवल कितने वर्षों के लिए किया जाता है? नौकरी दिया जाता है केवल 4 वर्षों के लिए नौकरी दिया जाता है ना। और इसी वजह से जो है अधिकांश आपको देखने को मिलेगा जो राज्य है उसको जो है नौकरी में, है ना, जब मान चलिए वो नौकरी करके आएंगे, जब अग्निवीर का नौकरी उनका समाप्त हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी में जो है कह सकते हैं कि सभी राज्यों के द्वारा कुछ ना कुछ उनको छूट प्रदान किया है। सभी राज्यों को नहीं कह सकते हैं, कुछ कुछ राज्य क्या कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब है ना, और आपको क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर उत्तराखंड देखने को मिल रहा है। तो कुछ कुछ राज्यों के द्वारा क्या किया जा रहा है, आपको उसको छूट दिया जा रहा है। उसी से प्रश्न संदर्भित है, तो देख लेते हैं उस प्रश्न को अच्छे से कि हाल ही में क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये कौन सा राज्य? उत्तराखंड है ना। तो ध्यान रखना है कि उत्तराखंड सरकार से कह सकते हैं कि पूर्व अग्निवीरों को जो मान जब अग्निवीर का नौकरी जब समाप्त हो जाता है तब, ठीक है, तो अग्निवीरों को जो है सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। यह आरक्षण जो है समूह कह सकते हैं कि आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है समूह गौ की वर्दीधारी सेवाओं में मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट और आयु सीमा में कह सकते हैं कि राहत भी शामिल है। और मुख्यमंत्री कह सकते हैं जो आपको देखने को मिल रहा है, कौन देखने को मिल रहा है? पुष्कर सिंह धामी। इसके घोषणा 2026 में सेवा पूरी करने वाले लगभग 850 अग्निवीरों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो ये जो मान चलिए कि दिया जाएगा, कब से दिया जाएगा? तो 2026 से दिया जाएगा। और 2026 से मान चलिए कि जो भी जिनका नौकरी समाप्त हो जाता है कहां पर, तो ये अग्निवीर है ना। तो अग्निवीर के तहत जो मान चलिए कि सेना में जाते हैं, सीधी सी बात है, आप देखते हो कि कितने वर्षों के लिए केवल जा रहा है, तो 4 वर्षों के लिए जा रहा है। इसका बहुत सारा
आलोचना भी किया जाता है। जो विपक्षी दल है तो विपक्षी दल के द्वारा जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आलोचना में ये आपको जो नौकरी है अग्निवीरों के तहत जो नौकरी ली जाती है युवाओं का, केवल 4 वर्षों के लिए नौकरी ली जाती है ना, तो केवल 4 वर्षों के लिए जो नौकरी ली जाती है इसके लिए बहुत सारा आलोचना झेलना पड़ता है बीजेपी को, ठीक है। और इसी वजह से जो है अधिकांश राज्य जहां पर कह सकते हैं कि कुछ कुछ राज्यों के द्वारा उसको जो है कुछ लाभ दिया जाता है। लाभ इसलिए दिया जाता है कि यदि आप 4 वर्ष नौकरी किए तो उसके बाद क्या हो, तो कुछ ना कुछ आपको क्या छूट दिया जाएगा, किसके द्वारा, यहाँ पर उम्र में भी दिया जाएगा और मान के चलिए कि आपको सभी तरह का 10% का छूट दिया जाएगा। और जैसे ही नाम आता है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देहरादून आप लोग जानते होंगे। मुख्यमंत्री अभी जस्ट बात किए पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के राज्यपाल। और लोकसभा की आधी सीटों की बात करते हैं 5 सीट है, राज्यसभा की आधी सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा कितनी सीटें, आपको 3 सीटें देखने को मिलेगी। कहां से, आपको उत्तराखंड से देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको प्रश्न को अच्छे से समझ रहे होंगे, और जब प्रश्न अच्छे से समझ रहे होंगे तो आप इसको अच्छे से याद भी करेंगे। और याद करने के लिए आपको तरीका, आपको बार बार बात कर रहे हैं कि क्या करना है, आपको अपने कॉपी में अच्छे से इसको लिखना है, ठीक है। सभी प्रश्नों को अच्छे से प्रतिदिन आप हेडिंग लाइन लगा करके डेट के साथ करके क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, आइए बातचीत करते हैं प्रश्न पर कि किस राज्य में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थयू मानवर, क्या है, थयू मानवर योजना को शुरू किया गया है। तो ये किस राज्य के द्वारा, तो ये तमिलनाडु के द्वारा है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य में जो मान के चलिए कि ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं और जो विकलांग हैं, है ना, जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जो लगभग 70 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और विकलांग हैं, उनको जो है जो राशन सामग्री है उनके घर पर ही, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके कहां पर मिलने वाला है, उनके घर पर ही पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और यह योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री थयू मानवर योजना, है ना। तो मानवर, बड़े व्यक्तियों को मानवर कहा जाता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर नाम दिया गया है मुख्यमंत्री थयू मानवर योजना दिया गया है। जो किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये आपको तमिलनाडु के द्वारा। तो एक तमिलनाडु सरकार का कह सकते हैं कि एक अच्छा पहल है, क्योंकि बुजुर्गों को भी जाने में कह सकते हैं कि राशन सामग्री कहीं पर भी जाने में एक तरह से परेशानी होता है, और जो विकलांग है तो उनको भी क्या कह सकते हैं कि जाने में परेशानी होती है। किसी प्रकार से जो विकलांगता के अंतर्गत आएगा उनको राशन कहां पर मिलने वाला है, उनके घर पर ही। ये आपको किस राज्य के द्वारा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन है, ठीक है। कौन है, एम के स्टालिन है। और इन्हीं के द्वारा थयू मानवर थिट्टम योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है राज्य भर के 21.7 लाख से ज्यादा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को घर तक राशन पहुंचाना है, ठीक है। और यह योजना कह सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और दिव्यांगजनों, दिव्यांगजन मात्र सभी रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष का बुजुर्ग रखा गया है, और दिव्यांगजन के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आएंगे सभी, ठीक है। उसके लिए कोई उम्र फिक्स नहीं किया गया है, तो वो सभी उसके दिव्यांगजन में सभी कोई आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कौन से राज्य के द्वारा थयू मानवर योजना चलाई जा रही है, तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा, तो ये आपको तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है। तो और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, एम के स्टालिन है। इन्हीं के द्वारा कह सकते हैं कि ये हरी झंडी दिखा दी गया, और एक तरह से एक छोटा सा वाहन रहेगा, और वाहन से क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा उनके घर तक, उनके आवास तक पहुंचा दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप प्रश्न को समझ रहे होंगे, बात को समझ रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। हाल ही में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहां होगा, तो ये आने वाले दिनों में कहां पर होने वाला है, तो ये देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी कहां पर, देहरादून में होने वाला है। उत्तराखंड के बारे में जस्ट आज भी बात किए थे, तो ये आपको देहरादून में। तो भारत की पहली बार कह सकते हैं, भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है, और जिसका आयोजन जो है कहां पर होगा, देहरादून आइस स्केटिंग रिंक में होने वाला है, ठीक है। ये कहां पर होने वाला है, तो आपको देहरादून आइस स्केटिंग में होने वाला है। और इस आयोजन में जो है 11 देशों के खिलाड़ी क्या लेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। और एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी कह सकते हैं कि 2025 का जो आयोजन है 20 से 23 अगस्त, है ना। जस्ट अभी बात किए थे कुछ देर पहले, तो आपको बात कर रहे हैं, तो 20 से 23 अगस्त राजधानी देहरादून में ये होने वाला है। और भारत के कह सकते हैं कितने खिलाड़ी, तो आपको 91 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। भारत पहली बार जो है शीतकालीन खेलों का क्या कर रहा है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ये करने जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिला था, क्या देखने को मिला था, ये मुख्य पृष्ठ पर यही प्रश्न आपको देखने को मिला था। क्या मुख्य पृष्ठ पर, आइए अच्छे से प्रश्न को समझेंगे और बातचीत करेंगे अच्छे से, है ना। यहाँ पर देखने हाल ही में क्या है, जैकब बेथल, क्या नाम है ना खिलाड़ी का, जैकब बेथल। और किस देश की
पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। तो ये किस टीम के? तो आपको इंग्लैंड के, इंग्लैंड के कह सकते हैं कि सबसे युवा कप्तान बना दिया गया है। किसको बना दिया गया? जैकब बैथेल को बना दिया। सबसे पहले तो कप्तान का नाम याद रखेंगे, है ना, कि कप्तान का नाम क्या है। कप्तान का नाम क्या है? जैकब बैथेल है। और इनको जो कह सकता है कि इंग्लैंड का सबसे कम उम्र के आपको क्या बना दिया गया है? कप्तान बना दिया गया है, और पुरुष क्रिकेट टीम के। और इनको जो है कि अभी जो फिलहाल जो है इंग्लैंड का जो मान चलिए कि दौरा है किसके खिलाफ है? कह सकते हैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है अपने पड़ोसी देश आयरलैंड जाने वाली है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है 3 T20 मैच खेलने वाला है ना। इनको जो कप्तान बनाया गया किसको? जैकब बैथेल को कप्तान जो बनाया गया है T20 फॉर्मेट का बना दिया गया है ना। तो T20 फॉर्मेट का जो मान चलिए कि आपको देखने को मिलेगा 3 मैचों का जो सीरीज देखने को मिल रहा है, उसमें आपको जैकब बैथेल क्या बनेंगे? कप्तान बनेंगे। और जैकब बैथेल जैसे ही बनते हैं कप्तान बनते हैं, तो कह सकते हैं कि आपको इंग्लैंड टीम के सबसे युवा कप्तान, है ना। अभी तक में वो कह सकते हैं कि सबसे युवा कप्तान पुरुष क्रिकेट टीम में भी कह सकते हैं सबसे युवा कप्तान आपको देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? आपको जैकब बैथेल देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? बैथेल जो है इंग्लैंड टीम के कह सकते हैं कि युवा के सबसे कप्तान होंगे, है ना। तो बैथेल जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के क्या होंगे? सबसे युवा कप्तान होंगे। तो आपको ध्यान रखना है पुरुष क्रिकेट टीम के अभी भी मान चलिए वैसे भी वर्तमान में भी आपको देखने को मिलेगा क्या? जैकब बैथेल ही देखने को मिलेगा। और वैसे आपको इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान आपको कौन देखने को मिलेगा? आपको जैकब बैथेल। कितने वर्ष के हैं ये? 21 वर्ष के। मात्र कितने वर्ष के आपको देखने को मिलेगा? 21 वर्ष की उम्र के देखने को मिलेगा जैकब बैथेल, है ना। ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है, ये जो है देखने को मिल रहा है, यही जैकब बैथेल है जो इंग्लैंड के कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट के क्या है? किस फॉर्मेट के? तो T20 फॉर्मेट के सबसे युवा कप्तान बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैकब बैथेल को ध्यान रखना है कि जैकब बैथेल जो है इंग्लैंड के क्या बने हैं? सबसे युवा कप्तान बने हैं T20 फॉर्मेट के। वैसे वर्तमान दौर में कह सकते हैं कि पुरुष क्रिकेट टीम के जितने भी मान चलिए कि सभी देशों की यदि बात करते हैं तो सभी देशों में भी सबसे आपको कह सकते हैं युवा कप्तान आपको देखने को मिलेगा। कौन? आपको जैकब बैथेल ही देखने को मिलेगा, है ना। और इनका जो मान चलिए कि जो आपको दौरा देखने को मिल रहा है किस देश के खिलाफ कह सकते हैं स्टार्ट किया जा रहा है? सीरीज जो है आयरलैंड, पड़ोसी देश है इनका, है ना। इसका पड़ोसी देश है आपको आयरलैंड, आयरलैंड से ही स्टार्ट होने वाली है। यदि बात करें कि आपको कभी कभी लगेगा कि भारत के ऐसे कौन है कि जो कि सबसे कम उम्र के कप्तान बने थे, है ना। प्रश्न आपको कह सकते हैं कि मन में हो सकता है उत्पन्न हो सकता है कि भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के कप्तान कौन बने हैं, है ना। तो आइए इस पे बातचीत कर लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के क्या बात कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान जो बने हैं मंसूर अली खान पटौदी बने हैं। नाम सुने हैं आप लोग? मंसूर अली खान पटौदी, है ना। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है सबसे कम उम्र के आपको कप्तान बने कौन? मंसूर अली खान पटौदी। और पटौदी जो है आपको 21 साल 77 दिन, है ना, 21 साल 77 दिन के मान के चलिए कि आपको कप्तान बने थे। और उसके बाद भारतीय टीम के यदि बात करें कि भारतीय टीम के कप्तान ये बने थे कब? आपको ये जो है टेस्ट के बने थे। क्या देखने को मिल रहा है? ये टेस्ट के। तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो है टेस्ट के जो कप्तान बनाया गया था सबसे युवा कप्तान मंसूर अली खान पटौदी को बनाया गया था। और पटौदी को कह सकते हैं कि सिर्फ 21 साल आपको 77 दिन की उम्र में भारतीय टीम के ये कप्तान बन गए थे। यदि बात करें सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर 23 वर्ष की उम्र में कप्तान बने थे। कपिल देव जो 24 वर्ष की उम्र में कप्तान बने थे। और रवि शास्त्री और शुभमन गिल 25 वर्ष। अभी जो हम लोग के भारतीय जो टेस्ट कप्तान है कौन है? शुभमन गिल है। और ये भी कह सकते हैं कि भारतीय युवा कप्तान है, लेकिन ये कितने वर्ष की उम्र में बन रहे हैं? आपको 25 वर्ष की उम्र में बन रहे हैं, भारतीय टीम के कप्तान बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। कौन कौन सा? आपको पहले बता चुके हैं कि मंसूर अली खान पटौदी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। मंसूर अली खान पटौदी को नहीं जान रहे हैं? तो ये आप जानते होंगे सैफ अली खान को, ठीक है। तो सैफ अली खान के ये पिता हुआ करते थे। सैफ अली खान के पिता है ना जो शर्मिला टैगोर, आप नाम सुनेंगे तो शर्मिला टैगोर जो है आपको इन्हीं से शादी करती है, मंसूर अली खान पटौदी से शादी करते हैं। और उसके बाद मान चलिए कि आपको देखने को मिलते हैं उन्हीं के पुत्र जो देखने को मिलते हैं कौन? आपको सैफ अली खान, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो आप लोगों से जो प्रश्न पूछे थे उसका सही आंसर क्या बन रहा है, और आप लोग जो आंसर लिखे हैं उनका आंसर क्या सही है या क्या है देख लेते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रूट पर चलने वाली है? तो ये कहां पर चलने वाली है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो है आपको कहां पर? ये जिंद सोनीपत में। कहां पर? ये जिंद सोनीपत में, जो कि हरियाणा में पड़ता है ना। हरियाणा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 89 किलोमीटर के फासले में ये देखने को मिलेगा कि आपको चलाया जाएगा क्या? आपको हाइड्रोजन चालित ट्रेन चलने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये ट्रेन कहां पर चलने वाली है। और इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बात किए थे कि जिंद सोनीपत में ये आपको क्या चलने वाली है? हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। यदि आप नहीं देखे हैं तो परसों का वीडियो आप जाके अच्छे से वॉच कर सकते हैं, और परसों के वीडियो में इसको पूरे विस्तार से बात किए हैं। चलिए आज का प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि आज का क्या सही प्रश्न है। आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का क्या प्रश्न है। और देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य में
आपको टाटो 2 नामक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि टाटो 2 नामक जल विद्युत परियोजना का मंजूरी किस राज्य में दी गई है, और इसका सही आंसर क्या बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कहां इसका आपको मंजूरी दी गई है जो केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, आपको देना है जवाब कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आपको आंसर उचित लग रहा है तो आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे क्या होगा, हम लोग को मोटिवेट मिलता है कि यदि आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा, यदि व्यूज आता है तो थोड़ा सा सही लगता है। इसी वजह से है, आप जहां पर भी हो सकता है आप क्या करना है आपको, कि चैनल को इधर उधर आपको थोड़ा सा शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।